हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसके पहले हम NCERT साइंस कक्षा 6 का 7 अध्याय जो है उस पर लेक्चर ले चुके हैं हम। अब हम 8वें अध्याय पर आते हैं, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं 8वां अध्याय। 8वां अध्याय है शरीर में गति। जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसी पर हम जो है चर्चा करेंगे। आप एक एक करके जो भी आपको सही पॉइंट लगे आप उसको नोट करते जाइए। वैसे जो भी हम बताएंगे वो केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ही हम टिक करेंगे। अब शरीर की गति की बात यहाँ की गई है, तो अगर हम मनुष्य की बात करें तो यह चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो उसी प्रकार कुछ जीव जंतु भी होते हैं जो चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं। तो इस प्रकार उनके शरीर की गति होती है। अब यहाँ पर जंतु के नाम दिए गए हैं और वो गमन करने के लिए किस अंग का प्रयोग करते हैं और जंतु कैसे गमन करते हैं, ये सभी आप देख चुके होंगे। जो भी जंतु जिसको आप वो समझ जाएंगे कि कौन सा जंतु किससे जो है गति करता है। यहाँ पर चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना, यही सब क्या है, जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ, तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होगा उसी पर हम बात करेंगे। इसमें केवल क्वेश्चन पूछा गया है कि ये ऐसा करे तो क्या होगा, ऐसा होगा तो ये क्यों होगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं और जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? तो इन सब का जवाब जो है आपको धीरे धीरे आगे मिलेगा। अब यहाँ से आपका शुरू होता है इम्पॉर्टेंट नोट्स, इसको आप नोट कर सकते हैं समझने के लिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए अगर कोहनी की बात करें, कंधे की बात करें और गर्दन की बात करें, तो कोहनी जो होता है वो एक क्या होता है, संधि होता है, जहाँ पर हड्डी के दो हिस्से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो जहाँ पर जुड़े होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, संधि बोला जाता है। इन स्थानों को क्या बोला जाता है, संधि। जहाँ पर दो हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। यहाँ पर दिया है कि जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, जैसे कंधे से भी एक हड्डी इधर से मतलब हाथ से जुड़ी हुई है और एक कंधे से ऊपर की ओर जुड़ी हुई है, तो यही संधि होता है। इसी प्रकार कोहनी होता है, इसी प्रकार गर्दन भी दो हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है। अगर हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी प्रकार की गति का करना संभव होता? तो बिल्कुल नहीं होता। अगर संधि ना होता तो हम सही तरीके से गति नहीं कर पाते। हम जो
अपने अंगों को कुछ दिशाओं में आगे पीछे दाएं बाएं जो हम घुमा सकते हैं वो हम नहीं घुमा सकते अगर संधि ना हो तो। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं क्या कहलाती हैं? अस्थियां। अभी अगर हम उंगली से जो है हम हाथ को अगर दबाते हैं अपने पंजे को ऊपर से, तो आपको एक जो है कठोर संरचना जैसी चीज़ दिखेगी नहीं, मतलब महसूस होगा, जो कठोर होगा वही कठोर की चीज़ क्या कहलाती है? अस्थि कहलाती है। हमारे शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? तो इन सब का जवाब आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक लंबी अस्थि नहीं होती। मतलब अगर हाथ से देखें तो हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती, ये दो अस्थियां होती हैं जो कोहनी होती है वहाँ से जुड़ी होती है। अगर एक लंबी अस्थि केवल होती तब हम कोहनी से जो है अपने हाथ को अच्छे तरीके से मोड़ नहीं सकते थे। तो इसीलिए कोहनी जो एक प्रकार की संधि होती है जहाँ से हाथ की दो हड्डियाँ जो है जुड़ी हुई हैं, उसी की सहायता से हम अपने हाथ को मोड़ सकते हैं एक तरफ। वास्तव में अनेक अस्थियां जो होती हैं कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। तो ये तो हमने बताया कि विभिन्न गतिविधियां और विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है। यही संधियां क्या करती हैं? हमारे अंगों को गति प्रदान करती हैं। अब आते हैं उन संधियों की बात करते हैं जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। पहला है कंदुक खलिका संधि। हेडिंग नोट कर लीजिए, कंदुक खलिका संधि। अब कंदुक खलिका संधि में जो चीज़ आपको समझना है हम वो आपको, जैसे यहाँ पर दिया गया, ये कागज़ का बेलन है, ये गेंद है और गेंद के ऊपर एक कटोरी रखी गई है। तो ये क्या बता रही है हम बताते हैं आपको। यहाँ पर जो कागज़ का बेलन है आपका हाथ है, गेंद इसका एक सिरा है, कटोरी कंधे के ऊपर भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। तो अगर कंधे की बात करें जहाँ से हमारा हाथ जो है जुड़ा हुआ है, तो वो वहाँ पर जो संधि होती है वो कंदुक खलिका संधि बोली जाती है। तो पहला चीज़ आपको यही याद रखना है कि कंधे के साथ जो जुड़ा हुआ अस्थि है वो किस प्रकार की संधि से जुड़ा हुआ होता है? कंदुक खलिका संधि। तो इस प्रकार जो है इसमें समझाया है। तो यहाँ पर आपको समझाया है कि ये जो कागज़ का बेलन है क्या है? हाथ है। और गेंद क्या है? इसका एक सिरा है, हाथ का एक सिरा है गेंद। ये हाथ है, हाथ का एक सिरा है ये गेंद, और गेंद के ऊपर से एक कटोरी लगी हुई है। तो यही जो संधि है, यही जुड़ी हुई है हाथ और कटोरी के बीच जो संधि है वो क्या बोला जाता है? कंदुक खलिका संधि। ये कंधे में पाई जाती है। कंधे से जो हाथ जुड़ा हुआ है वहीं पर ये पाई जाती है। यहाँ पर दिया है कि एक अस्थि
का गेंद वाला गोल हिस्सा, जो हाथ का ऊपरी हिस्सा है, जो गोल हिस्सा लगभग होता है, वो दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। और ये कंधे से जो मिली हुई अस्थि है वो किस रूप में है? कटोरी रूप में है। उसी कटोरी में जो है हाथ का दूसरा हिस्सा जो गेंद जैसा है उसी में धंसा हुआ है, गुहिका होता है। कंधे का जो एक भाग होता है जहाँ पर हाथ का एक सिरा जुड़ा हुआ है, तो कंधे का जो अस्थि है वो किस रूप में होता है? कटोरी के रूप में होता है। उसी में हाथ का दूसरा सिरा जो है धंसा हुआ होता है, जिसको गुहिका बोलते हैं। इसी प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। तो आप देख रहे हैं कि ये जिस प्रकार जुड़ा हुआ है कंदुक खलिका संधि से, तो आप आसानी से जो है हाथ को चारों तरफ जो है घुमा सकते हैं, सभी दिशाओं में, क्योंकि उसका जो हाथ का गोल संरचना है वो उस गुहिका में धंसा हुआ है, और इस गोल संरचना होने की वजह से वो हाथ जो है चारों तरफ हम आसानी से घुमा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कंदुक खलिका संधि की वजह से जो है हम अपने हाथ को सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। ये जांघ की जो जैसे कंधे का होता है उसी प्रकार जांघ की अस्थि भी जो है कंदुक खलिका संधि से जुड़ी हुई होती है। ये जांघ है, जांघ की हड्डी है, यहाँ पर जो है जुड़ा हुआ है कोल्हा, जो हमारे कमर के नीचे का जो भाग होता है थोड़ा सा, इसको कूल्हा बोलते हैं। कूल्हे के एक तरफ से यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जांघ का ये गोल वाला सिरा इसी में धंसा हुआ है। तो ये किस प्रकार की संधि हुई? कंदुक खलिका संधि हुई। तो इसी प्रकार जो है जांघ में भी पाया जाता है, जिस प्रकार कंधे में पाया जाता है। तो ये आप दो चीज़ नोट कर लीजिए। जांघ की अस्थि जो होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है? कंदुक खलिका संधि से। उसी प्रकार कंधे की जो संधि होती है वो भी कंदुक खलिका संधि होती है। अगला हमारा संधि है धुराग्र संधि। क्या है? धुराग्र संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है? धुराग्र संधि। क्या? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है? धुराग्र संधि। तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि। तो आपको ये याद रखना है कि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है? धुराग्र। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इस धुराग्र संधि की वजह से जो है हम सिर को जो है आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है? तो आप देखें धुराग्र संधि क्या होता है? गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसको कहते हैं धुराग्र संधि। आप यहाँ फिगर यहाँ से जो जुड़ी हुई है गर्दन और सिर, यहीं पर जुड़ी हुई है, यही संधि क्या बोली जाती है? धुराग्र संधि। इसी के परिता हम आगे पीछे ऊपर नीचे हम अपने सिर को हिला सकते हैं इसी संधि की वजह से। एक चीज़ और पॉइंट है इसमें, धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर बेलनाकार अस्थि जो है ये आप देख रहे हैं बेलनाकार अस्थि है, एक छल्ले में घूमता है। यहाँ पर छल्ला जैसे नुमा जो संधि इसकी होती है वो इसी से ऐसे आगे पीछे घूमती है, और ये ऊपर नीचे भी हम इसको कर सकते हैं। अगला हमारा संधि है हिंज संधि। क्या है? हिंज संधि।
जैसे आप दरवाज़ा देखे होंगे, आप उसको बार बार खोलिए और बंद कीजिए, तो इसके कब्जे को आप ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को क्या करता है, आगे और पीछे की ओर खुलने देता है, आगे पीछे की ओर खुलने देता है। तो ये किस प्रकार की संधि है, हिंज संधि। अब हिंज संधि जो है कैसे होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर एक बेलन लिया गया है, यहाँ पर एक बेलन है और एक बड़ा सा बेलन है, इसमें छेद कर दिया गया है, उसी छेद में इन दोनों को डाला गया है। तो घुमाने पर जो है आप देखते हैं कि ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो मतलब एक तरफ अगर जा रहा है फिर उसको दूसरी तरफ लेकर आइए, जहाँ से फिर लाए थे वापस। तो आगे पीछे 2 दिशाओं में ये गति कर रहा है। जो हमने बनाया था वह हिंज संधि से भिन्न था, लेकिन यह इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में किस प्रकार की संधि होती है, हिंज संधि। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोहनी में हिंज संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति कर सकते हैं। कोहनी से हम क्या करते हैं, हाथ को आगे फिर उसके विपरीत दिशा में हम ला सकते हैं। तो कोहनी जो जुड़ी हुई होती है वो कौन सी संधि होती है, वहाँ पर हिंज संधि, कब्जा संधि उसको बोलते हैं, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। तो ये होता है हिंज संधि। तो इसी प्रकार घुटने का भी हिंज संधि होता है, जिस प्रकार कोहनी का होता है। आप देख रहे हैं यह घुटना ऐसे मुड़ा हुआ है, ये ऐसे है, इसको हम ऐसे मोड़ सकते हैं, फिर वापस ला सकते हैं, फिर मोड़ सकते हैं, फिर वापस ला सकते हैं। तो ये किस प्रकार की संधि है, हिंज संधि। इसी प्रकार कोहनी में होता है। तो 2 चीज़ आपको याद रखना है कि कोहनी और घुटने में किस प्रकार की संधि होती है, हिंज या कब्जा संधि। अगला है अचल संधि। हमारे शरीर की उन संधियों से भिन्न जिसकी चर्चा हम अब तक किए हैं, ये सबसे भिन्न अचल संधि होती है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। तो जहाँ पर अचल संधि होती हैं, वहाँ से जुड़ी जो अस्थियां होती हैं वो हिल नहीं सकती हैं। ऐसी संधियों को क्या कहते हैं, अचल संधि। तो क्या कहते हैं, अचल संधि। क्या कहते हैं, अचल संधि। तो ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, मतलब अचल संधि से जो जुड़ी हुई अस्थियां होती हैं वो हिल नहीं सकती इन संधियों पर। ऐसी संधियों को क्या बोलते हैं, अचल संधि। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ऊपरी जबड़ा है और कपाल के मध्य कौन सी संधि है, अचल संधि। क्योंकि जब हम मुंह खोलते हैं तो निचला जो जबड़ा है केवल वही गति करता है, लेकिन ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वो गति नहीं करता है। वो जो है कपाल से जुड़ा हुआ होता है, ऊपरी वाला मुंह का ऊपरी जबड़ा जो होता है वो कपाल से जुड़ा हुआ होता है, और वो जिस संधि से जुड़ा होता है उसको कहते हैं अचल संधि। और अचल संधि से जुड़े हुए जो अस्थियां होती हैं वो उस संधि की सहायता से जो है गति नहीं करती हैं, वो स्थिर रहती हैं। इसी वजह से इस संधि को क्या कहते हैं, अचल संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि होती हैं। कहने का मतलब सिर में जो सिर और जबड़े
ऊपरी जबड़ा मुंह का, वो किससे जुड़ा होता है, किस संधि से, अचल संधि से। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। मतलब यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप एक गुड़िया बनाते हैं तो गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। तो उसी प्रकार जो है हमारे शरीर की सभी अस्थियां जो है ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं, और इस ढांचे को क्या कहते हैं, कंकाल। तो आपने मानव का या मनुष्य का कंकाल तंत्र आपने देखा होगा, फिगर में भी दिया गया है। देखिए ये है पूरा कंकाल मानव का, मानव कंकाल। तो ये हड्डियों का एक ढांचा है जिस पर जो है तो शरीर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हड्डियों के ढांचे की। उसी को क्या बोलते हैं, कंकाल। शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। तो किस माध्यम से जो है अस्थियों की आकृति का पता चलता है, एक्सरे। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की जो कठोर अस्थियां हैं उनकी आकृतियों का पता चलता है। कई बार चोट लगने से चिकित्सक क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। तो एक्सरे से क्या पता चलता है, हमारे शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। चित्र दिया गया है कि टखने और घुटने की संधियों के एक्सरे चित्र हैं। ये टखना है और ये घुटना है। इसी प्रकार दिखाई देगा आपकी हड्डी टखने की और घुटने की। आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां, अगर हम उंगलियों की बात करें, जो मध्यमा है उसकी बात करें तो उसमें कितनी अस्थियां हैं। देखिए यहाँ पर हथेली का फिगर दिया गया है। यहाँ पर मध्यमा जो है ये बीच वाली है। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो 1 2 3 4, तो मध्यमा उंगली से कितनी अस्थियां जुड़ी हुई हैं, 4 अस्थियां। हम आसानी से गिन सकते हैं। अपनी हथेली के पिछले भाग को स्पर्श करके अनुभव कीजिए। तो पीछे से जब आप अनुभव करेंगे तो 4 अस्थियां आपको मध्यमा में पता चलेगा। आपकी कलाई लचीली है। हमारी कलाई कैसी होती है, लचीली होती है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिसको क्या कहते हैं, कार्पेल। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो कलाई हमारी होती है वो लचीली होती है और वो छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है। जो हमारी कलाई की अस्थियां होती हैं बहुत छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, उसी से बनी हुई है हमारी कलाई। उसको क्या बोलते हैं, छोटी छोटी अस्थियों को कार्पेल बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कलाई की छोटी छोटी हड्डियों को क्या कहते हैं, कार्पेल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे यही सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, चाहिए छोटी छोटी चीज़ों का भी बात की गई है। अब इसमें क्या होता है देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाइएगा। पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में ये पसलियाँ जो होती हैं वो मुड़ी हुई है। यहाँ पर हड्डी देख रहे हैं आप कि मुड़ी हुई हैं, सभी पसलियाँ मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि
यो मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वक्ष है और ये मेरुदंड है। तो ये दोनों जो है आपस में मिलकर जो है एक बक्से जैसी संरचना बना रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर खोखला, अंदर से आपको दिख रहा है कि खोखला जैसा दिख रहा है, एक प्रकार का बक्सा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? बक्से जैसा दिख रहा है। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पसली पिंजर। जहाँ पर जो है अस्थि, वक्ष की जो अस्थि है और मेरुदंड जुड़कर एक बक्से का निर्माण करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? पसली पिंजर कहते हैं। अगर हम वक्ष की बात करें तो वक्ष के दोनों तरफ कितनी पसलियाँ होती हैं? 12। 12 इस तरफ, 12 उस तरफ, टोटल 24 पसलियाँ। तो ये आपको याद रखना है कि वक्ष के दोनों तरफ कितनी पसलियाँ होती हैं? कितनी 12 पसलियाँ होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं, जैसे हृदय, फेफड़ा, ये सब जो है पसलियों में सुरक्षित रहते हैं। अगर हम कोई हमारा मित्र हो, जब से अगर हम कहें कि गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए, मतलब पहले हमें झुकना होता है। पहले आप झुकिए, लेकिन आपका जो पैर है वो मुड़ना नहीं चाहिए। झुकने के बाद आप जो है कहिए कि गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई जो संरचना है, जो गर्दन से आप महसूस कर रहे हैं, एक अस्थि की संरचना जो है नीचे की ओर पतली डंडी की तरह जाती आपको महसूस हुई होगी, तो उसी को क्या कहते हैं? मेरुदंड। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिसको क्या कहते हैं? कशेरुका। कई कशेरुकाओं को मिलाकर मेरुदंड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए कि मेरुदंड जो है 33 कशेरुकाओं का बना होता है। कह सकते हैं इसमें 33 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कशेरुका। एक छोटी हड्डी को क्या बोलते हैं? कशेरुका। 33 कशेरुकाओं को मिलकर क्या बनाते हैं? मेरुदंड बनाते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। तो पसली पिंजर भी जो होता है वो वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से, मतलब कशेरुकाओं से जुड़ा हुआ होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता, अगर एक ही अस्थि का बना होता मेरुदंड, तो आप झुक कर कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो मुड़ता ही नहीं। इन्हीं छोटी छोटी हड्डियों की वजह से आप जो है आसानी से झुक जाते हैं। उसके कंधों के समीप इन कंधे को इन्हें अस्थियाँ कहते हैं। तो कंधे की अस्थियाँ आप देख रहे हैं, ये कंधे की अस्थियाँ हैं, आप देख रहे होंगे। एक इस तरफ है और एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ तो एक दूसरी तरफ होगा, वो कंधे की अस्थियाँ होती हैं। यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है क्या? श्रोणी अस्थियाँ। यहाँ फिगर में आप क्या देख रहे हैं? श्रोणी अस्थियाँ। यहाँ पर क्या दिया है कि यह संरचना श्रोणी अस्थियाँ है। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती हैं। तो आमाशय के नीचे जो पाए जाने वाली
विभिन्न अंग होते हैं उनकी रक्षा कौन करता है? श्रोणि अस्थियां, जो श्रोणि अस्थियां होती हैं, यह कूल्हे वाला हिस्सा है, या कूल्हे वाला हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। तो ये कूल्हे का हिस्सा है। क्या है ये? कूल्हे का हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। अगर यही ना होता तो आप सही तरीके से बैठ नहीं पाते। इसी से जो है मेरुदंड जुड़ा हुआ है। ये जो है लास्ट इसका पोर्शन है मेरुदंड का, इसी से कूल्हा जुड़ा हुआ है। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। तो खोपड़ी में जो अस्थियां होती हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती हैं। तो यही जो अस्थियां होती हैं मस्तिष्क की परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती हैं। तो ये हड्डियां अस्थियां क्या करती हैं? मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों एवं संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं। कंकनी मोड़ा जा सकता है, कहते हैं उपास्थ। तो ऐसी भी हड्डियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होती हैं, थोड़ी लचीली होती हैं, जिनको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? उपास्थ। क्या कहते हैं? उपास्थ। तो ये भी आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, उपास्थ क्या होता है। कुछ अतिरिक्त अंग जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है उनको क्या कहते हैं? उपास्थि। तो ये उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं? आप अपने कान को देखे होंगे, महसूस किए होंगे। ये जो ऊपरी वाला भाग है कान का, तो उसको आप अगर हाथ से पकड़िए तो आप उसको किसी भी तरह उसको मोड़ सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की अस्थि ही है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? उपास्थि, क्योंकि आप इसे आसानी से मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम यही कहें कि आप पैर की हड्डी को मोड़िए तो आप हड्डी को नहीं मोड़ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। लेकिन जो कान की ऊपरी हिस्से की जो हड्डी होती है वो उपास्थि बोली जाती है और उसको आसानी से हम मोड़ सकते हैं। लेकिन उसके नीचे कान का जो नीचा भाग होता है वो बिल्कुल लचीला होता है, उसमें हड्डी नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं? कर्णपाली। क्या बोलते हैं? कर्णपाली। इसको कर्णपाली बोलते हैं। नीचे वाला जिसमें जो है स्त्रियां जो है आभूषण पहनती हैं उसी को कर्णपाली कहते हैं, निचले वाले भाग को। और कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है। कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली। जो कर्णपाली है वो एकदम लचीला है, उसमें कोई हड्डी नहीं है। लेकिन कर्णपाली के ऊपर वाला जो भाग है उसमें उपास्थि होती है। परंतु यह अस्थि जैसा कठोर नहीं है, ये उपास्थि हैं। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। तो शरीर की जितनी भी संधियां होती हैं उसमें कौन सी क्या पाई जाती है? उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि के माध्यम से ये संधियां जो है कार्य करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि शरीर की संधियों में उपास्थि पाई जाती है जो बहुत लचीली होती है। उसी वजह से जो हमारे हड्डियों में जो गति होती है, मूवमेंट होता है, उन्हीं संधियों में ये जो पाए जाते हैं उपास्थि, उसी की वजह से गति करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना कि शरीर की संधियों में जितनी भी संधियां हैं शरीर में उसमें उपास्थि पाई जाती हैं। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, अनेक संधियों, उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं, गति दे सकते हैं। तो हमने देखा ऐसा हम कर सकते हैं। अब आते हैं कि पेशी क्या होता है। हम फिगर से देखते हैं, फिगर से आसानी से आपको समझ में आ जाए।
तो ये हमारी हाथ की हड्डी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ऊपर वाली हड्डी है, कौन सी, ये जो ऊपर वाली हड्डी है, इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको वो क्या है, पेशी। इसी को पेशियाँ बोलती हैं। जब आप अपने हाथ को मोड़ते हैं इस डायरेक्शन में, तब क्या होता है कि यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो शिथिल हो जाती, मतलब संकुचित हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और ये मोटी हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। लेकिन और जो इसके नीचे की पेशी है वो फैल जाती है, क्योंकि इसमें खिंचाव होता है और इसमें शिथिलता आती है। हाथ को मोड़ते हैं तो अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं। अब दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसी को हम पेशी कहते हैं। जब हम हाथ को मोड़ते हैं तो हम देखते क्या है कि एक मोटी मांसल जैसी संरचना जो है दिखाई देती है। जो उभरा हुआ भाग होता है उसी को क्या कहते हैं, पेशी। वो हड्डी से जुड़ा होता है। हमारी हाथ की जो हड्डी होती है उससे जो है जुड़ा हुआ होता है। वो क्या करता है, हड्डियों को मोड़ने में मदद करता है। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियाँ उभर आती हैं। तो ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें संकुचन होता है। ये जो ऊपर वाला भाग होता है उसमें क्या होता है, जब ऐसे हम मोड़ते हैं तो इसमें संकुचन होता है। वो मतलब संकुचित होके मोटा हो जाता है और थोड़ा कठोर हो जाता है। ये पेशियाँ होती है। लेकिन नीचे वाला क्या होता है, वो फैल जाता है। उसमें संकुचन नहीं होता, उसमें फैलाव होता है। की अवस्था मोटी हो जाती है। तो हमने क्या बताया कि जब हम हाथ को मोड़ते हैं तो ऊपर वाली जो पेशी होती है हाथ की उसमें संकुचन होता है, और उस स्थिति में क्या होता है, पेशी छोटी हो जाती है, कठोर हो जाती है और मोटी हो जाती है। यह अस्थि को क्या करती है, खींचती है। लेकिन इसके नीचे जो पेशी होती है वो उसमें क्या होता है, फैलाव होता है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों की संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी अस्थि हो उसको गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी, जो दूसरी पेशी होती है वो शिथिल हो जाती है, लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, तो वो शिथिल अवस्था में आ जाती है। जो दूसरी पेशी होती है वो शिथिल अवस्था में आ जाती है और पहली जो होती है वो संकुचित अवस्था में हो जाती है। उसी वजह से हम अस्थियों को जो है गति प्रदान कर सकते हैं। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी क्या करती है, अगर यही विपरीत प्रक्रिया हो कि मोड़ने के बाद फिर हम उसी स्थिति में हाथ को लाएं, तब क्या होता है कि जिसमें संकुचन होता है उसमें शिथिल पेशी जो होती है उसमें शिथिल या सिकुड़ कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, और जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। कहने का मतलब क्रिया उल्टा हो जाता है। जिसमें खिंचाव होता है उसमें जो है संकुचन होने लगता है, जिसमें संकुचन होता है उसमें खिंचाव होने लगता है। पेशी केवल खींच सकती हैं, वह धक्का नहीं दे सकती हैं। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। तो इसको देखने के बाद यही निष्कर्ष निकला कि कोई भी अस्थि है उसको गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं जंतुओं की चाल पर कि जंतुओं में चाल या गति किस प्रकार होता है। तो उसमें से पहला हमारा है केचुआ। क्या है,
केचुआ। अगर हम केचुओं को देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि धागे जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। तो जब भी आप केचुए को देखते हैं उसके शरीर को, तो ऐसा लगता है कि अनेक छल्लों से उसका शरीर जो है बना हुआ है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं। तो केचुए के शरीर में क्या होती हैं? अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु इसमें पेशियां हैं। क्या होती हैं? इसमें पेशियां होती हैं, अस्थियां बिल्कुल नहीं होती हैं। तो ये अस्थियां क्या करती हैं? इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। यही पेशियां जो होती हैं, हमने अस्थियां बोला था, सॉरी, ये पेशियां जो होती हैं क्या करती हैं? शरीर के घटने और बढ़ने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को क्या करता है? भूमि में जकड़े रखता है। मतलब कि जब केचुआ चलता है तो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो आगे बढ़ते वक्त क्या करता है कि इसका जो पिछला भाग है, पश्च भाग, उसको ज़मीन में स्थिर कर देता है, जकड़ लेता है ज़मीन को, और अगले भाग को क्या करता है? फैला देता है। यहाँ पर लिखा है शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद जब अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तब पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है और वो पश्च भाग आगे बढ़ जाता है, और इसी के पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है और पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। तो इस प्रकार जो है केचुआ आगे की तरफ बढ़ता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में क्या होता है? चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। तो मिट्टी में जब ये चलते हैं तो इनके शरीर पर चिकने पदार्थ स्रावित होते हैं और यही इन्हें चलने में मदद करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को ज़मीन से किस प्रकार टिकाता है? यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि इसके शरीर में जो है छोटे छोटे सूख बाल, यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ है कि इनके शरीर पे छोटे छोटे अनेक सूख बाल जैसी आकृति होती है। ये सूख पेशियों से जुड़े होते हैं। तो ये सूख क्या करते हैं? पेशियों से जुड़े होते हैं, और ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। इसी सूख की वजह से वो अपनी पकड़ को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केचुए के शरीर पे छोटे छोटे अनेक सूख बाल जैसी आकृति होते हैं, और ये बाल जो है, ये सूख जो है पेशियों से जुड़े होते हैं, और ये सूख क्या करते हैं? मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को क्या करता है? खाता है। तो केचुआ अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और उसका शरीर जो अनपचा पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल देता है, और इसी प्रक्रिया द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। तो यही जो कार्य करता है कि मिट्टी को खाता है फिर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। इस क्रिया द्वारा क्या होता है? मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, जो पौधों के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसीलिए कहा जाता है कि केचुआ जो है किसान का मित्र बोला जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य करती हैं। अगला है घोंगा। क्या है? घोंगा। घोंगा में किस प्रकार की गति होती है? तो यहाँ पर आपने देखा
इसमें क्या दिया है कि पीठ पर गोल संरचना देखिए। क्या आपने जो है घोंगे के पीठ पर गोल संरचना देखी है? अगर देखी है तो वही गोल संरचना क्या कहलाता है? कवच। क्या कहलाता है? कवच। और यह घोंगे का बाह्य कंकाल है। तो ये जो कवच होता है, पीठ पर गोल संरचना जो होती है घोंगे की, वही घोंगे का बाह्य कंकाल होता है। लेकिन ये अस्थियों का बना नहीं होता है। तो हमारी जो अस्थियां होती हैं, जिस चीज़ से बनी होती हैं, उस चीज़ से घोंगे का जो कवच होता है नहीं बना होता है। मतलब ये अस्थियों का ना बना नहीं होता है। इनका जो कंकाल होता है, कवच होता है ऊपर, वो अस्थियों का बना नहीं होता है। ये कवच एकल एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। केवल ये उसके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ये चलने में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। यह घोंगे के साथ खिंचता जाता है। जैसे जैसे घोंगा आगे बढ़ता है, वैसे वैसे इसका कवच भी आगे बढ़ता है। तो आप फिगर में देख रहे हैं कि घोंगा किस प्रकार दिखाया गया है। ये जो संरचना है, गोल संरचना, यही इसके कवच है। जब इसे चलना नहीं होता है, इसका शरीर जो है इसके अंदर चला जाता है और पूरी तरह सुरक्षित रहता है। जब चलना होता है तो शरीर को बाहर निकालता है। यहाँ पर क्या दिया है कि कवच का छेद खुलने पर आपने उसमें से एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। कि जब भी आप घोंगे को देखे होंगे, जब उसका कवच का जो छेद होता है जब खुलता है तो उसमें से एक मोटी मांसल संरचना निकलती है और एक सिर उसका बाहर आते देखते होंगे आप। तो ये जो मोटी संरचना देख रहे हैं, ये इसका पाद होता है। क्या होता है? पाद मतलब पैर होता है उसका। मोटी संरचना मांस जैसी दिखाई देती है, वो पैर होता है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। और इसका सिर आप देखे होंगे, वहाँ पर दो ऐसे नुकीली निकली होती है। सिर का ऊपरी भाग होता है उसका। अगला है तिलचट्टा। क्या है? तिलचट्टा। यहाँ पर क्या दिया है कि तिलचट्टा जो होता है ये जीव है जो ज़मीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। तो ये चलता भी है, चढ़ता भी है और उड़ता भी है। तो यही खासियत है तिलचट्टे की। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। तो तिलचट्टे में कितने जोड़ी पैर होते हैं? 3 जोड़ी। आप फिगर में देख रहे हैं 1 2 3, 3 जोड़ी पैर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब आप नोट करते जाइए। ज़मीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता भी है। 3 जोड़े पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर जो है कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है। तो ये जो कंकाल जुड़े होते हैं एक दूसरे से, वो सभी एकक कहलाते। क्या कहलाते हैं? एकक। तो यही एकक क्या करते हैं? परस्पर संधियों द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। अगर हम तिलचट्टे की वक्ष की बात करें तो वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। ये जो पंख आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वो वक्ष से जुड़ा हुआ है इसके। अगले पैर संकरे मतलब थोड़े पतले होते हैं और पिछले पैर चौड़े होते हैं या बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट जो है पेशियाँ होती हैं। पैर की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता करती हैं। पैर की पेशियाँ क्या करती हैं? उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियाँ क्या करती हैं? तिलचट्टे के
उड़ने के समय उसके परों की गति देती हैं, परों को क्या करती हैं, गति देती हैं। क्या? वृक्षों की जो पेशियाँ होती हैं वो उड़ते समय उनके परों को गति देती हैं। जिस प्रकार हमारे हाथ की जो पेशियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, गति प्रदान करती हैं, हमारे हाथ की हड्डियों को ऊपर नीचे करने में गति प्रदान करती हैं ये मांसपेशियाँ। तो इसी प्रकार वृक्ष की पेशियाँ क्या करती हैं, तिलचट्टे में उड़ने के समय उसके परों को गति देती हैं। अब आते हैं पक्षी। तो आप पक्षी देखे होंगे, बहुत प्रकार के पक्षी होते हैं, उन्हें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। पक्षी क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं, भूमि पर चलते भी हैं। बत्तख और हंस ये कुछ ऐसे पक्षी हैं जो जल में तैरते भी हैं, उड़ने के अलावा क्या करते हैं, तैरते भी हैं जल में। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनका शरीर इस प्रकार होता है कि वो अनुकूलित होता है उड़ने के लिए। उनकी अस्थियों में क्या होता है, वायु। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिसमें वायु भरी होती है। उनकी अस्थियों में क्या होता है, वायु प्रकोष्ठ होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है कि पक्षियों के जो अस्थि होता है वो उसमें प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां क्या हो जाती हैं, हल्की और मजबूत होती हैं। वायु प्रकोष्ठ होने की वजह से हल्की होती हैं और मजबूत भी होती हैं। पश्चपाद, पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। जो पक्षियों में पश्चपाद होते हैं या पश्च पैर होते हैं, उनकी अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं, लेकिन उनके जो अग्र वाले पाद होते हैं उनकी अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। पक्षियों में जो कंधे की अस्थियां होती हैं वो तो कंधे की अस्थियां जो पक्षियों में होती है वो मजबूत होती हैं। वृक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं। तो वृक्ष की जो अस्थियां होती हैं पक्षियों में, उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं और पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। तो उड़ने वाली इनकी पेशियां क्या करती हैं, पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता प्रदान करती हैं। ये है पक्षी का कंकाल। आप देख रहे हैं ये पीछे का पैर है और ये ऊपर का अगर पैर है जो पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाता है, और ये गर्दन है और ये कंधा है, इनका मजबूत पोर्शन होता है कंधा। अब आते हैं हम मछली। तो आप नाव देखोगे, नाव का दोनों तरफ क्या होता है, नुकीला होता है और बीच में थोड़ा चौड़ा होता है। तो ऐसे ही संरचना जो होती है मछली में भी होती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है। मछली का सिर एवं पुच्छ, मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। अगर हम मछली के मध्य भाग को छोड़ दें, उसके आगे और पीछे का भाग देखें तो कैसा होता है, पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति क्या कहलाती, धारा रेखीय कहलाती है। धारा रेखीय शरीर आकृति होने की वजह से ये आसानी से जल में तैर सकते हैं। किस वजह से, धारा रेखीय आकृति की वजह से। इनके आगे और पीछे का भाग पतला और नुकीला होता है, नाव की तरह। इसकी इसकी विशेष आकृति के कारण जल जो है इधर उधर बाहर निकल जाता है।
क्योंकि वो नुकीला होता है, आगे का भाग जो क्या होता है, नुकीला होता है। इस वजह से पानी या जल जो होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। किससे ढका होता है? दृढ़ पेशियों से। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तो पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। जैसे ये मछली है, इसका पूंछ है ये, तो जैसे अगर ये इधर मुड़ रहा है तो इसका पूंछ जो होगा इस तरफ बेंड हो जाएगा। अगर वो इस तरफ मुड़ रहा है तो इसका पूंछ इस तरफ मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर दिया है कि तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में, जिस ओर आगे वाला भाग मुड़ता है उसके विपरीत पूंछ मुड़ जाती है। और जब मुड़ता है इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की पंख जो पख होते हैं इस कार्य को करने में सहायता करते हैं। इसके जो पख आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, वो तैरने में सहायता प्रदान करते हैं, मार्ग को बदलने में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार इसमें गति हो रही है। जब यहाँ पर ये इस तरफ मुड़ रहा है तो इसके पूंछ जो है इस तरफ मुड़ रहे हैं। जब ये इस तरफ मुड़ रहा है तो इसके पूंछ किस तरफ है, इस तरफ है। तो इसका आगे वाला भाग अगर आगे जिस तरफ मुड़ेगा तो उसका पूंछ उसके विपरीत में मुड़ेगा। तो इस प्रकार ये गति करते रहते हैं। मछली के शरीर पर और भी पख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने और दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। अभी हमने बताया कि जो पख होते हैं और वो क्या करते हैं, तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखते हैं और उसमें दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं, मुड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र, फ्लिपर बोलते हैं, पहनते हैं, जिसकी वजह से वो जल में तैर सकते हैं। तैरने में ये मदद करते हैं। जो अरित्र फ्लिपर पहनते हैं वो जल में तैरने में सहायता प्रदान करते हैं गोताखोरों को। सर्प कैसे चलते हैं? अब सब हम सर्प की बात करें तो कैसे वो चलते हैं। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। तो सर्प में जो मेरुदंड होता है वो लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती हैं। शरीर की पेशियां क्षीण मतलब पतली होती हैं और असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां क्या करती हैं? मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो ये आपको याद रखना है, इनकी विशेषता है। शरीर सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर ढकेलता है। तो कई सारे वलयों से जो है मिलकर बना होता है इसका शरीर, और ये वलय क्या करते हैं, उसे आगे की ओर ढकेलते हैं। जब सर्प जो है गति करता है तो ये वलय क्या करते हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए ढकेलते रहते हैं। बहुत सारे अनेक वलय में मुड़ा होता है इनका शरीर। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण सर्प क्या करते हैं, बहुत तेज गति से आगे की ओर बढ़ते हैं, चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। तो कभी भी आप सांप को देखे होंगे तो जब भी आप सांप को देखे होंगे तो कभी वो सरल रेखा में चलते हुए नहीं देखे होंगे।
ऐसे ऐसे करके चलता है वो। इन्हीं गोलीय जो है वलय की वजह से इस प्रकार की गति उनमें होती है। आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे वलय रूप के इसमें छल्ले बने हुए हैं। यही वलय क्या करते हैं, उन्हें रेखीय गति प्रदान नहीं करते हैं, वो वक्र गति में चलते हैं। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गैट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। तो गतियों से संबंधित, जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न जो है इसमें पूछे हैं अरस्तु अपनी किस पुस्तक में, गैट ऑफ एनिमल्स में। इनकी पुस्तक का नाम आप याद करिएगा, हो सकता है पूछ लें। साइंस पढ़ाने का उद्देश्य मेरा यही है कि साइंस के साथ साथ पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इसी वजह से हम यहाँ से सीधे डायरेक्ट जो है पाठ को हम पढ़ाते हैं, जिससे आपको जो व्यवहारिक नॉलेज है वो भी मिल जाए। चाहते तो हम इसका एक एक छोटा छोटा पॉइंट बनाकर PDF बनाकर उसको पढ़ा देते हैं, लेकिन पाठ पढ़ाने से ये होता है आपको व्यवहारिक नॉलेज भी हो जाता है, हर तरीके का नॉलेज हो जाता है इससे। केवल हम पॉइंट लेके चलेंगे तो आप बस उसको रट लेंगे, लेकिन इस तरह पढ़ाने से आपको समझ में आएगा, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पाठ लगभग समाप्त हो गया है। एक पॉइंट और बचा है यहाँ पर कि योग जो है प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यहाँ पर ये नोट करना कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो हम 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ये कब से मनाया जा रहा है, 2014 से। योग व्यक्ति को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है। तो आप अगर योगा करेंगे तो उससे आपका मेरुदंड क्या होगा, सीधा बना रहेगा, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुक कर नहीं। योग की कुछ मुद्राएं ऐसे हैं जिससे आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं। जैसे अगर हम अपने जांघ की हड्डी की बात करें तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर का वजन ढोते रहते हैं। इसी वजह से हमारे पैर की जो हड्डियाँ होती हैं, जांघ की हड्डियाँ, वो मजबूत होती हैं। इससे क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग से बचाती हैं। यह जोड़ों के दर्द को कम करती है, जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं योगा करने से। इसमें हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक क्षमता से कार्य करता है। कुछ योगासन ऐसे भी हैं जिससे एक प्रशिक्षित व्यक्ति को देखरेख में ही किया जाना चाहिए। तो योग में भी बहुत सारे ऐसे योग होते हैं, हमें जो है प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे योग ऐसे भी हो सकती हैं। इस वजह से अस्थि उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं, या शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक हैं और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करते हैं। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे और श्रोणि मेखला तथा हाथ एवं पाँव की अस्थियों से बनता है। तो मानव कंकाल इन सब चीज़ों से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां क्या करती हैं, गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं, यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती हैं। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ाकर
उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती रहती हैं। तो मछली क्या करती हैं, शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में चलती हैं। ऐसे सर अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। तो सांप कैसे गति करता है, ऐसे 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 करता रहता है। कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उसमें जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती हैं। तो ये सभी हम पढ़ा चुके हैं। ये पाठ का सारांश है। केचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर सूख केचुए को भूमि में पकड़ बनाने में सहायक होती हैं। तो उन पर सूख पाए जाते हैं, बाल जैसी आकृति होती है। वो क्या करते हैं, केचुए को भूमि में अपने शरीर को जकड़ने के लिए मदद करती हैं। सूख। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। तो घोंघा किसकी सहायता से चलता है, पेशीय पाद। जो घोंघे में जो कवच होता है उसके अंदर होता है। जब घोंघे का जो मुंह होता है खुलता है तब आप देखते हैं इसमें एक मांसल संरचना निकलती है, वही उसका पेशीय पाद होता है जिसकी सहायता से वो आगे चलता है धीरे धीरे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को जो है दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो इसी तरह हम एक एक वीडियो लाते रहेंगे जब तक जो है सिलेबस साइंस का ख़त्म ना हो जाए। इसी प्रकार कक्षा 6 ख़त्म होगा तो फिर 7 का ख़त्म होगा, फिर उसके बाद 8 का ख़त्म कराया जाएगा। तो इस तरह कक्षा 6, 7, 8 साइंस कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको सीटेट उच्च प्राथमिक लेवल में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।